एक ससुर अपनी बेटे की बहू को बहुत बेइंतहा प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो उसके सामने उसको अपने खुद की बात या अपने बेटे की बात, अपनी बेटी की बात, उसके सामने सभी की बातें उसको झूठी लगती थी और वो अपने बेटे की बहू की बातों पर ही विश्वास करता था। दरअसल बात है 16 अक्टूबर 2022 की। तो रात के करीबन 1 बजे थे। उस बुजुर्ग को, जो उसका ससुर था, उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो टहलने के लिए बालकनी में आ गया। में आके उसने देखा कि उसके बेटे के बहू के कमरे की लाइट जली हुई है। तो वो अंदर झांकने के लिए दरवाजे के पास गया। दरवाजे से देखा, उसको अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वो खिड़की के पास गया। खिड़की के पास एक दराज थी। दराज से उसने अंदर झाँक कर देखा तो उसकी बेटे के बहू के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, ना कोई साड़ी, ना कोई सूट और ना ही अंडरगारमेंट्स। वो बिल्कुल निर्वस्त्र थी। अब जैसे ही वो उसको देख रहा था तो उसके बेटे की बहू को एहसास हुआ कि कोई उसको झाँक कर देख रहा है। उसने तुरंत कमरे की लाइट बंद करी। लाइट बंद करके और वो खिड़की के पास आई। जैसे ही उसने खिड़की खोल ली तो सामने वो अपने ससुर को देखकर हैरान हो गई कि पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और शायद इसी उम्मीद में कहीं न कहीं वो सच छिपा हुआ था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वे लोगों का रिश्तों पर से विश्वास टूट गया। दरअसल बात 29 मई 2016 की। एक घर की बहुत ही सुंदर महिला शाम को करीबन 6 बजे खाना बना रही थी और वो खाना बनाते बनाते एक मैसेज लिखती है। मैसेज में वो लिखती है कि मेरा आपके बगैर मन नहीं लग रहा, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, आपके साथ सोने का मन कर रहा है, आपसे प्यार करने का मन कर रहा है। ये मैसेज पहुंचता है भवेंद्र उर्फ भोला के पास, जो दिल्ली में था। मैसेज को देखकर वो मुस्कुराने लगता है। उसके सामने बैठा हुआ था दीप, जो उसका दोस्त था। ये दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे थे। दीप ने पूछा, क्या हुआ, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो? तो बोला कि मैसेज आया है घर से ऐसे ऐसे और बुला रहे हैं, कह रहे हैं आपके बगैर मेरा मन नहीं लग रहा। तो दीप बोला कि ठीक है, फिर चले जाओ। तो बोला कि पागल हो गया है, 6 तो वैसे ही बज गए। यहाँ से भरतपुर जो है 222 किलोमीटर है दिल्ली से, तो कैसे पहुँच पाएंगे? दीप बोला, उसको अगर मेरे पास ऐसा घर से कोई मैसेज आता तो मैं तो तुरंत ही निकल जाता, मैं इंतज़ार नहीं करता। अब जैसे ही दीप की कहने की ज़रूरत थी तो भोला ने वापस मैसेज किया कि मैं भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और ये दोनों बाइक उठाते हैं, निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही वो उसको बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, तो उस घर की जो सुंदर महिला थी वो अपने कामकाज में, अपनी तैयारी में जुट जाती है और सारा काम अपना कर लेती है, निपटा देती है। अब जैसे ही रात के 11 बजते हैं, 11 बजे दरवाजे पर आहट होती है। जो बहू होती है उसको जाकर भोला को दरवाजे से अंदर लेकर आती है। अंदर अपने कमरे में लेके आती है। तो कमरे में जैसे ही लेके आती है, एक चारपाई पर उसके एक बेटा एक बेटी सोए हुए थे और एक चारपाई पर पवन, जो उसका पति है, वो सोया हुआ था। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि जो ये बंदा घर के अंदर आया था ये इसका पति होगा। ये इसका पति नहीं था, ये इसका प्रेमी था। पति एक खाट पर सोया था। एक खाट पर बच्चे, कार्तिक और कृतिका दोनों बच्चे थे, जिसके एक लड़का एक लड़की, वो सोए हुए थे। अब उसी में इन्होंने बीच में कुछ कपड़े बिछाए। कपड़े बिछाकर उस पर शारीरिक संबंध बनाने लग गए और इनकी बातों का सिलसिला चालू हो गया। अब ये जैसे ही शारीरिक संबंध बना रहे थे, बातें कर रहे थे, बातें थोड़ी लंबी चल गई तो करीबन रात के 1 बज गए। जैसे 1 बजे तो इसका पति जो था पवन कुमार, उसकी आँख खुल गई। उसने अपनी आँखों से ही देखा कि इसके घर के पास का ही जो भवेंद्र उर्फ भोला है लड़का, उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। वे दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अब जैसे ही पवन ने ये देखा तो वो अपनी पत्नी को डांटने लग गया और उसने ज़ोर से अपनी पत्नी को लताड़ा। बोला कि उसका इंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और वो कमरे से उठकर बाहर जाने लग गया। जैसे ही वो चिल्लाया, बाहर भाग रहा था, तो उसकी पत्नी उसके पैरों में पड़ के रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बोली कि वो रैम की भीख मांग रही थी, बोल रही थी कि मेरे को माफ़ कर दो। अब जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भाग रहा था तो भोला, भवेंद्र उर्फ भोला जो था, उसने उसकी मुंह पकड़ लिया और उसको बोलने नहीं दिया।
अब जैसे ही वो बोलने की कोशिश कर रहा था तो जैसे तैसे करके भोला का हाथ उसकी गर्दन पर चला जाता है और गर्दन पर जाने के उसको पता ही नहीं लगता कब उसकी गर्दन दब जाती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरने के बाद उसकी पत्नी जो थी पैरों में पड़ी हुई गिड़गिड़ाने लग रही थी तो अपनी तरफ खींचती है और जैसे ही ज़मीन पर गिरता है तो उसका सिर फूट जाता है, खून बहने लगता है। वे उसकी नब्ज़ टटोल रहे थे लेकिन वो तब तक मर चुका था, डेथ हो चुकी थी। लेकिन अब तक घर में किसी को कुछ मालूम नहीं था, सभी सोए हुए थे। घर के बाहर एक बाइक खड़ी थी, बाइक पर दीप बैठा था जो इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा दोस्त भोला आए और हम जाएं। लेकिन अंदर किसी को कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी धीरे से एक अंदर से आवाज़ जाती है बाहर की, दीप अंदर आओ। दीप जैसे ही अंदर आता है तो वे उसको पवन कुमार जो मर चुका था कपड़े में लपेटते हैं। कपड़े में लपेटने के बाद रीमा को बोलते हैं कि तुम यहाँ की स्थिति संभालो, हम इसकर लेकर जाते हैं। अब वे उसको बाइक पर बैठा कर लेकर जाते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं बाइक पर बैठा कर। तो पास में एक नहर लगती है, वो उसको एक बोरा लेते हैं, एक बोरे में पत्थर बांधते हैं करीबन 15-20 किलो का। वो पत्थर बांध कर बोरे के साथ और उस लाश को नहर में फेंक देते हैं और लाश नीचे डूब जाती है। घटना का कैसे खुलासा हुआ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पवन कुमार जो है इसकी शादी होती है। पवन कुमार जो है राजस्थान भरतपुर के नू गाँव का रहने वाला होता है और इसकी एज जो होती है 30 साल होती है। 30 होती है कानपुर की रीमा से, जिसकी उम्र होती है 16 साल। 3 जून 2015 को इनकी शादी अच्छे से हो जाती है। अच्छे से शादी होने के बाद इनका घर परिवार अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन जी रहे थे। हालांकि दोनों में जो था 14 साल का फ़र्क था एज में। पत्नी जो थी 14 साल एज में छोटी थी अपने पति से। उसी बीच इनका खुशी से जीवन चल रहा होता है और फिर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम ये कार्तिक रखते हैं। अब कुछ ही दिन बाद फिर घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम ये कृतिका रखते हैं। अब जैसे ही दिन बीतते हैं तो पवन कुमार जो होता है अपने पिताजी को बोलता है कि पापा मैं अपने बच्चों को, बीवी को वहीं पे ले जाना चाहता हूँ दिल्ली में, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। वहाँ पे मेरे को खाने की बहुत दिक्कत होती है। अब मैं इनको लेके जाऊँगा तो खाना भी अच्छे से मिल पाएगा और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। तभी उसका पिता जो होता है हरिप्रसाद वो बोलता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाना चाहो तो ले जाओ और वहाँ पे अच्छे से रहो। अब जैसे इसका पिताजी इजाज़त दे देता है तो अपने बच्चों को लेकर दिल्ली आ जाता है। हंसी खुशी से इनका परिवार चल रहा था। ये अपने 14 साल छोटी बीवी के साथ अच्छे से खुशी से जीवन जी रहे थे। अब जैसे ही इनका खुशी से जीवन चल रहा था उसी बीच में एंट्री होती है भवेंद्र उर्फ भोला की, जो इसी के गांव का था, पवन के गांव का, नू गांव का ही था। तो उसके घर पर आना जाना उसका अलग हो जाता है। वो घर पर आता जाता है, फिर ये साथ में बैठ कर ड्रिंक करते हैं और रीमा जो पवन की पत्नी होती है वो भी वहीं करते हैं। तो रीमा को भोला की बात अच्छी लगने लगती है। फिर उसकी बात अच्छी लगती है तो उसी सिलसिला उनकी बातों का चलने लगता है। पवन कुमार अपने काम पर चला जाता है तो वो बच्चों को स्कूल में भेजकर मौका पाकर भोला को अपने घर बुला लेती थी और वे आपस में बैठकर बातचीत करते। उनकी जो है दोस्ती से सिलसिला शुरू हुआ था और बाद में प्यार तक पहुंच गई। बाद में वह समय समय पर शारीरिक संबंध भी बना लेते थे एक दूसरे के साथ। अब इसी दौरान एक दौर आता है 2020-21 का, जो कोरोना काल का होता है। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वैसे ही पवन कुमार का भी वहाँ से काम छूट जाता है और वो सोचने लगता है कि अब काम भी छूट गया तो यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो अपने पापा से बात करता है फ़ोन करके कि पापा यहाँ से ऐसे बात है, काम भी छूट गया, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या गांव में आ जाऊँ। तो उसका पिताजी बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम गांव में आ जाओ, यहाँ पे रह के अपना कुछ भी काम कर लो। तो जैसे ही पवन कुमार अपने गाँव में चला जाता है, गाँव में जाने के बाद वो काम धंधे की तलाश में लग जाता है, इधर उधर देखता है। लेकिन जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं तो रीमा को कहीं ना कहीं भवेंद्र और भोला की याद सताने लगती है। कहीं ना कहीं उसकी वो कमी को महसूस करती है और उससे मिलने का उसको मन करने लगता है, जो कि ये भी इनके रिश्तों में साफ झलकता था कि रीमा अपने पति से 14 साल छोटी थी। तो कहीं ना कहीं जो पवन कुमार था उसको शारीरिक संतुष्टि अच्छे से नहीं दे पाता था, उनकी कुछ ना कुछ शारीरिक संबंधों में कमी रह जाती थी। इसी वजह से
वो उसको भोला को याद करने लग गई। फिर भोला के पास मैसेज करती है कि मेरा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, आपके बगैर मन नहीं लग रहा, आपसे प्यार करने का मन कर रहा है, तो आप आ जाओ। भोला बोलता है कि कैसे आऊँ मैं, तो वैसे ही रीमा बोलती है कि आप जैसे ही आओगे तो मैं दूध में या चाय में कुछ ऐसी नशीली दवाई मिला दूंगी जिससे ये घर वाले आराम से आराम कर सकेंगे और फिर हम आराम से प्यार करेंगे। तो वो ऐसे ही करती है, कुछ नशीली दवाई मिला देती है और उसको बुला लेती है। फिर उनका सिलसिला चालू हो जाता है। 2022 की बात, अब 16 अक्टूबर 2022 की बात थी। तो इसके ससुर जी जो थे उसको नींद नहीं आ रही थी। पवन के पिताजी वो सोच रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ गया, कहाँ गुम हो गया, पता नहीं किस हालत में होगा। तो ऐसे ही टहल रहे थे, उसने देखा कि उसके बेटे के बहू के कमरे की लाइट जली हुई है। तो वो जाकर दरवाजे से देखने लग गए, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर खिड़की के पास गए, दराज से उसने देखा कि उसके बेटे की बहू के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, ना कोई साड़ी, ना कोई सूट, ना कोई अंडरगारमेंट्स, वो बिल्कुल निर्वस्त्र है। और उसके पास के ही, उसके गांव का पास का ही लड़का भवेंद्र उर्फ भोला उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। से देखता है, जैसे ही रीमा को एहसास होता है, रीमा बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो अपने पिताजी को बोलती है कि पापा मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब जो उस दिन तो जैसे तैसे करके ये बात टल जाती है। जुल्म कोई भी हो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। तो जैसे ही ये सिलसिला चल रहा था इनका, उस बीच भवेंद्र उर्फ भोला पवन के पिताजी को धमकी देता है कि जैसा तेरे बेटे का हाल हुआ था वैसा ही तेरा भी हाल कर दिया जाएगा अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो। फिर पुलिस की सहायता ली जाती है, छानबीन की जाती है। तब इनके घर की कमरे की तलाशी ली जाती है, तो उसमें कई कपड़े ऐसे खून से सने हुए मिलते हैं। फिर पुलिस अपने हवाले कर लेती है और रीमा और पवन को, और रीमा जो इनके घर की बहू होती है और जो उसका प्रेमी होता है भवेंद्र उर्फ भोला, दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो ये सारा वाक्य पुलिस के सामने सुना देते हैं। सुनाने के बाद दोस्तों इन दोनों को तो जेल हो जाती है। और जो इसका पति था वो तो मर ही चुका है। 2 बच्चे थे इनके, कार्तिक और कृतिका। अब वो तो पिताजी का तो साया पहले ही उठ गया, माँ जो है जेल में है। अब ये बात आप सोच ही सकते हो कि बगैर माँ बाप के बच्चों की ज़िंदगी कैसी बीतती है, कैसे उनका पालन पोषण होता है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।